जगदीप धनखड़ एक जाने माने वकील, एक जाट नेता जो कुछ दिन पहले तक देश के उपराष्ट्रपति थे। फिर अचानक एक दिन से वो खराब स्वास्थ्य का कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे इस्तीफा दिलाया गया है। और अब करीब एक हफ्ते बाद सरकार के अंदर से कुछ बातें बाहर आई हैं, जिनसे पता चल गया है कि धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी। इतना ही नहीं, सरकार से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि धनखड़ अपने पद से ज्यादा शक्तियां हासिल करना चाह रहे थे। वो पीएम मोदी को बाईपास करने की कोशिश करने लगे थे। कुछ समय तक तो सरकार ने उनकी इन बातों को सहन भी किया, लेकिन जब धनखड़ नहीं माने तो सरकार ने उनसे इस्तीफा ही ले लिया। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी वर्सेस जगदीप धनखड़ हुआ कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश करना धनखड़ को महंगा पड़ गया, और कैसे धनखड़ पर इस्तीफा देने के लिए प्रेशर बनाया गया और धनखड़ की जगह बीजेपी किसे उपराष्ट्रपति बनाने वाली है। आज मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तकरार शुरू कैसे हुई। क्योंकि 21 जुलाई को जो हुआ वो महज एक दो घटनाओं का नतीजा नहीं था, बल्कि करीब 7-8 महीने से लगातार ऐसी चीजें हो रही थी जिसका असर हमें अब देखने को मिला है। बात करते हैं सबसे ताजा उदाहरण की। अप्रैल महीने में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर आए थे। शेड्यूल के मुताबिक पीएम मोदी जेडी वेंस से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन धनखड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इच्छा जताई कि उन्हें भी वेंस से मिलाया जाए और उनके लिए वो डिनर देना चाहते हैं। इसके लिए जगदीप धनखड़ जिद पर अड़ गए। सूत्रों का दावा है कि धनखड़ ने कहा कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं, इसलिए जेडी वेंस मेरे समकक्ष हुए, वो मेरे बराबर के हैं, इसलिए मैं उनसे मिलूंगा। मोदी क्यों मिलेंगे, मेरी बात करवाइए। उन्होंने ये जिद की कि जेडी वेंस से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। इस पर एक बड़े कैबिनेट मंत्री जिनकी धनखड़ से अच्छी बनती है, उन्होंने धनखड़ को समझाया कि जेडी वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश लेकर के भारत आए हैं, तो अच्छा होगा कि बतौर देश के पॉलिसी मेकर प्रधानमंत्री मोदी ही उनसे मुलाकात करें। आप इस बात को समझिए और ये जिद छोड़ दीजिए, ऐसा कैबिनेट मंत्री ने कहा धनखड़ को। नतीजा ये हुआ कि इस जिद के चलते धनखड़ को ना तो वेंस से मिलने दिया गया और ना ही वो उनको डिनर पर ही बुला सके। अब दूसरी घटना बताता हूं। संसद कवर करने वाले कई सारे पत्रकारों ने यह बताया है कि धनखड़ पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल कर रहे थे। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति बनने के 1 साल के बाद से ही अपने कार्यालय यानी अपने ऑफिस में और संसद टीवी में रिश्तेदारों की भर्ती शुरू कर दी थी। जब इसके बारे में मंत्रियों को पता चला तो उन्होंने कई बार इस पर विवाद भी किया। दोनों के बीच गहमा गहमी हुई और कई लोगों ने उनके विवादास्पद कारनामों की पोल भी खोली। कई मीडिया रिपोर्ट्स और बड़े पत्रकारों का कहना है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद से धनखड़ काफी डिमांडिंग हो गए थे। उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। वो पावर चाहते थे। वो कई मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाईपास करने लगे थे, मोदी से ऊपर बनना चाहते थे। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि कैबिनेट मंत्रियों के ऑफिसों में उनकी भी फोटो लगाई जाए, जैसे कि महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फोटो लगी हुई होती है। धनखड़ ने अपने काफिले में मर्सिडीज बेंज कारों को शामिल करने की इच्छा भी जताई थी, वो कार जो कि प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होती है। हालांकि सरकार ने उनकी इस बात को मान भी लिया और कुछ कारों को बदल दिया, लेकिन धनखड़ का कहना था कि एक साथ पूरे काफिले को ही चेंज कर दो, अपडेट कर दो, सभी कार मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए। जब सरकार ने उन्हें कहा कि काफिला पूरी तरह से बदलने में टाइम लगता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है जो कि पूरी करनी जरूरी है, तो धनखड़ बुरा मान गए। उन्होंने फिर अपनी पुरानी कार को ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो नई कार शामिल की गई थी उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। इसके अलावा धनखड़ ने इस पर भी आपत्ति जताई कि उन्हें विदेश दौरे पर सरकार क्यों नहीं भेजती है, क्योंकि उनसे पहले वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहते हुए कई विदेश दौरों पर गए थे, लेकिन उन्हें अपने कार्यालय में महज 2 बार ही विदेश जाने को मिला। इसके चलते धनखड़ ने मोदी सरकार की कई मौकों पर बुराई की। फिर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने भी धनखड़ से मुलाकात की थी। कई बड़े पत्रकारों ने इस बात का खुलासा किया है कि केजरीवाल से मुलाकात के दौरान धनखड़ ने यह साफ कहा कि यह सरकार उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर रही है।
इसके अलावा भी कई मौकों पर धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और कई कैबिनेट मंत्रियों की बुराई की। यही नहीं, पिछले सत्र में राज्यसभा में जब किसानों का मुद्दा उठाया गया था तो धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा डांटने के लहजे में कहा था कि सरकार को किसानों का मुद्दा सुलझाना चाहिए। इस वजह से भी पीएम मोदी और धनखड़ के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गया। फिर इस बार के मानसून सत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद धनखड़ का इस्तीफा तय हो गया, यानी ये ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। दरअसल सत्र शुरू होने से पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। दोनों विपक्षी नेताओं को यह बताया गया कि सरकार इस बार विपक्ष को साथ में लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना चाहती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वो सरकार के साथ है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ भी उन्हें महाभियोग लाना होगा, ऐसा उन्होंने डिमांड की। इस पर सरकार की तरफ से राहुल और खड़गे को कोई आश्वासन नहीं दिया गया और सरकार ने धनखड़ को भी ये बता दिया था कि सरकार इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने वाली है। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने जल्दबाजी दिखाते हुए अपने 54 सांसदों के साइन करा करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को महाभियोग प्रस्ताव सौंप दिया। बता दें कि जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए राज्यसभा में 50 सांसदों के साइन की जरूरत होती है और यहाँ तो विपक्ष के 54 सांसदों ने साइन कर लिए थे। धनखड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बस इसी बात से सरकार ने कहा कि अब हम और मनमानी सहन नहीं करेंगे, क्योंकि धनखड़ को पता था कि सरकार विपक्ष के साथ मिलकर लोकसभा में प्रस्ताव लाने वाली है। इसके बावजूद वो खुद ऐसा करके क्रेडिट लेने की कोशिश में थे। इसके चलते सरकार की तरफ से उन्हें फोन किया गया और कहा गया कि आप अब इस्तीफा सौंप दीजिए और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। और इसके लिए सरकार ने पहले से ही एक कोरे कागज पर सत्ता पक्ष के सांसदों के साइन ले लिए थे, जिसके बाद धनखड़ ने खुद ये समझा कि देखिए अगर कोई एक्शन उनके खिलाफ सरकार लेती है तो उनकी जो रही सही सुविधाएं रहेंगी रिटायरमेंट के बाद, जो उनको ताउम्र मिलने वाली हैं, वो नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आराम से इस्तीफा दे करके समय रहते निकल लेते हैं। जिसके बाद धनखड़ अचानक से रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और 21 जुलाई की रात 9:25 पर उन्होंने एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। और यह भी कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ दूसरे सत्यपाल मलिक हो सकते हैं, क्योंकि धनखड़ लंबे समय तक चुप तो नहीं रहने वाले और अगर वो इस्तीफे को लेकर के या इस मुद्दे पर कुछ भी बोलते हैं तो विपक्ष इसका मुद्दा जरूर बनेगा। अब आते हैं अगले सवाल पर कि बीजेपी धनखड़ की जगह किसे उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश में है, किसे उस पद पर बैठाने वाली है। तो बीजेपी के अंदर से सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ये जो अगला उपराष्ट्रपति होगा वो बीजेपी का ही कोई नेता होगा। एनडीए गठबंधन के दूसरे दलों के किसी भी नेता को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, जैसा कि नीतीश कुमार का नाम चर्चा में था, क्योंकि दूध से जली बीजेपी अब छाछ भी फूक फूक करती है। सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ दोनों दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल बनाया, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया और बदले में धोखा खाया। अब बीजेपी चाहती है कि इस तरह का बखेड़ा फिर से न खड़ा हो, क्योंकि सरकार की इमेज पर एक बड़ा धब्बा लगा है। संसद का सत्र चालू था और बीच में ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो वहां से अगर इस्तीफा दे दिया गया तो सरकार पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इससे सरकार की इमेज को ठेस पहुंची है। अगर गठबंधन के किसी नेता को वो उपराष्ट्रपति बनाते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार के नाम की चर्चा थी, तो दूसरी पार्टियां नाराज हो सकती है कि भाई हमें भी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इसलिए इस बार बीजेपी रिस्क लेगी ही नहीं, वो अपने ही नेता को ये पद सौंपने वाली है। वैसे राजनीति में भले ही पद सम्मान से मिलते हैं, लेकिन इन्हें बचाए रखने के लिए आपको समझदारी, सीमाएं और समन्वय ये आपके अंदर होना चाहिए। जगदीप धनखड़ इस संतुलन को शायद साध नहीं पाए, शायद सत्ता के समीकरणों को समझने में वो चूक गए। उनके इस्तीफे से एक बात तो साफ हो गई है कि केंद्र की सत्ता में अगर आप पर्दे के पीछे से खेल करेंगे तो बड़ी भारी कीमत आपको चुकानी होगी और उस दौरान आपका साथ देने के लिए कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आदर्श नायर।
मिलते हैं आपसे किसी और मुद्दे पर किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।